हेलो दोस्तों। तो अब हम अपना हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और कब कब आई। तो उसमें अपना डायनेस्टीज़ के अंदर पहला फेज़ था ये प्री मौर्यन का फेज़। ठीक है, तो अब हम उसको शुरू करेंगे कि प्री मौर्यन में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी और उनके कौन कौन मेन रूलर्स थे। अब डेप्थ में सारी डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे। तो अपनी पहली डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी और ये मगध वगैरह के एरिया में थी। तो अब देखते एक बार ये देखते हैं कि ये मगध और ये सब क्या था। ठीक है, तो अब इसके अंदर है ना, अब डायनेस्टीज़ का सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था? महाजनपद से। तो 16 महाजनपद बने थे जहाँ से हमारा ये डायनेस्टीज़ का सिस्टम शुरू होता है। अभी 16 महाजनपद कौन कौन से थे? ये जो इस मैप में दिख रहे हैं सारे थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा था मगध। जो ये मगध डायनेस्टी था ना, ये मगध था ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। यहाँ से सारी डायनेस्टीज़ की शुरुआत हुई थी। इसके आसपास से जैसे अवंती हो गया, ठीक है, काशी, वज्जी, ठीक है, मत्स्य, ये सारी उस टाइम पे महाजनपद थी, या हम बोल सकते हैं ये स्टेट थी, रीजन्स थे। तो यहीं से अपनी सारी डायनेस्टीज़ की कहानी शुरू होती है। तो अब करते हैं अपनी कार्रवाई शुरू पहली डायनेस्टी से जिसका नाम है हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी कहाँ हुई थी? लास्ट वीडियो में बताया था कि मगध के एरिया के अंदर थी हमारी हरियंका डायनेस्टी। तो अब हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था बिम्बिसार। अब यहीं पे सारी कन्फ्यूजन जितनी होती है ना वो दूर करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो बिम्बिसार था हमारा हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर। अब इसकी कन्फ्यूजन यूजुअली किससे होती है? बिंदुसार से। बिंदुसार था मौर्यन पीरियड का और ये है बिम्बिसार। तो इन दोनों में फ़र्क जानना, इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो हरियंका डायनेस्टी का था बिम्बिसार जो इसका फाउंडर था। तो बिम्बिसार जो था उसको क्या टाइटल मिला था? बिम्बिसार को कहते थे सेनिया। सेनिया नाम का टाइटल मिला था इसको क्योंकि इसके पास जो है ना, ही वॉज द फर्स्ट टू हैव रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। आर्मी जो उसके पास थी उसकी वजह से उसको सेनिया नाम का टाइटल दिया गया था। और उसका अदर नाम क्या था? श्रोनिका। तो इस बिम्बिसार के बारे में हमें ये अभी तक 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फाउंडर था हरियंका डायनेस्टी का सेनिया, क्योंकि उसके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिम्बिसार को कौन सा टाइटल दिया था, या सेनिया किसको टाइटल दिया था? बिम्बिसार को दिया था। तो और उसको ये टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि उसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब एक रेगुलर आर्मी थी उसके पास, और उसका अदर नाम था श्रोनिका। अब क्वेश्चन आएगा राजगृह है सिटी किसने बनाई, किसने फाउंड की थी वो सिटी? तो इसका आंसर भी होगा बिम्बिसार। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वॉज द सिटी फाउंडेड बाय बिम्बिसार एंड विच ही मेड हिज कैपिटल ऑल्सो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या है? राजगृह। तो हमें ये ध्यान रखना है बिम्बिसार ने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था राजगृह और वही उसकी कैपिटल थी। अपना अगला क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस धर्म को फॉलो करता था बिम्बिसार? तो बिम्बिसार करता था बुद्धिज़्म को फॉलो। तो बिम्बिसार हमारा बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। अब उस टाइम पे क्या चल रहा था, जैसे ये बहुत सारी महाजनपद थी ये यहाँ पे अपनी, ठीक है। अब यहाँ से है ना, मगध से शुरू हुई थी एक बड़ी डायनेस्टी बनने की, अब बड़ा साम्राज्य बनाने की प्रक्रिया जो होती है ना, हमारी जो सिस्टम था वो मगध से शुरू हुआ था, हरियंका डायनेस्टी से। और हरियंका डायनेस्टी में बिम्बिसार था जिसको डायनेस्टीज़ का फाउंडर बोला जाता है, फाउंडर ऑफ या एम्पायर भी बोला जाता है। तो अब इसने किया क्या था कि इसने अंग एक महाजनपद था, ये देखना अब यहाँ पे अंग, ठीक है, अंग, इसको इसने कंकर किया था, उसको मर्ज कर लिया था मगध के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है हु कंकर्ड अंगा एंड मर्ज इट इन मगध, तो आंसर होगा अपना बिम्बिसार। तो अब इसको तो उसने जीता था, अंग को तो उसने युद्ध करके जीता था ही, कंकर्ड अंगा। अब उसने कई राज्यों के साथ, आसपास के साथ मैरिटल रिलेशनशिप भी बनाए थे। जैसे कोसाल एक जनपद था, ठीक है, ये रहा कोसाल जनपद, इसके साथ इसने रिलेशनशिप कैसे बनाया था कि कोसाल का जो राजा था ना, उसकी बहन थी, उसके साथ उसने शादी करी थी, ठीक है। तो वो कोसाल का किंग कौन सा था? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत किंग जो था कोसाल का, उसकी सिस्टर के साथ इसने शादी करी थी। तो जब इसने इसके साथ शादी करी थी तो उसी टाइम पे एक और जनपद था, एक काशी करके। तो काशी जो है ना, इसको डॉवरी के अंदर मिला था, दहेज के अंदर इसको यहाँ पे काशी का कुछ पार्ट मिला था, क्योंकि काशी को भी यहाँ से कोसाल से ही प्रसन्नजीत ही उसको कंट्रोल करता था। तो इसलिए काशी का कुछ पार्ट, पूरा काशी नहीं, काशी का कुछ पार्ट इसको दहेज में, एंडोवरी में मिला था। तो ऐसे ही इसने फिर अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया। तो इसने 2 तरीके से एम्पायर बढ़ाया था, एक तो जीत के, जैसे अंग को इसने यहाँ पे जीता,
और दूसरा तरीका इसने किया था मैरिटल रिलेशनशिप बना के। तो इसने किसके साथ और शादी करी थी, इसने है ना, जैसे लिच्छवी का हेड था एक चेतक, उसकी बहन के साथ भी इसने शादी करी थी, और एक मद्र का जो राजा था उसकी बेटी के साथ भी शादी करी थी। लिच्छवी कोई यहाँ जनपद नहीं है, और ये मद्र ये असल में कबीले थे। तो लिच्छवी कबीला कहाँ पे था, लिच्छवी कबीला नेपाल वाला जो एरिया था ना उसके आसपास था ये लिच्छवी कबीला हमारा। नेपाल के एरिया के आसपास ये लिच्छवी कबीला हुआ करता था। इसकी जो सिस्टर थी, इसका जो हेड था लिच्छवी कबीले की, उसका जो हेड था चेतक, उसकी बहन के साथ इसने शादी करी थी, और मद्र के जो राजा था उसकी डॉटर के साथ उसने शादी करी थी। तो ऐसे इसकी दो तरीके से इसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया था। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बिंबिसार से, कि इसका कोर्ट फिजिशियन कौन था बिंबिसार का। हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ बिंबिसार, जीवक। अब ये जीवक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवक का माना जाता है कि इसने ना, बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में ही भेजा था एक बार जब वो बीमार हुए थे। और एक जो इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा सिर्फ माना जाता है, बट जो कन्फर्म है वो जीवक के बारे में ये है कि वो अवंती का एक राजा था प्रद्योत, उसको जब उसको जॉन्डिस हुआ था तो उसकी हेल्प करने के लिए इसने जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। तो यानी कि अवंती के साथ भी इसने अच्छे रिलेशन बनाए थे। तो अपनी अवंती कहाँ पड़ता है देखना, ये अवंती यहाँ पड़ता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे सबके साथ रिलेशन बना रहा था और अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फॉर हुज हेल्प बिंबिसार सेंट हिज कोर्ट फिजिशियन जीवक व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो किसकी हेल्प करने के लिए, अवंती किंग प्रद्योत की हेल्प करने के लिए उसने अपने कोर्ट फिजिशियन जीवक को भेजा था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोर्ट फिजिशियन कौन था, कोर्ट फिजिशियन था इसका जीवक। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है, देखो अभी इसने जो अपना कनकर करना था और जो रिलेशन बनाने थे इसने बना लिए। अब इसका लड़का था अजात शत्रु, ठीक है, जो इसको सक्सीड करता है, मतलब इसका सक्सेसर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अजात शत्रु ने अपने फादर के असैसिनेट करके, बेसिकली अगर असैसिनेशन वर्ड भी यूज़ होता है, उसको मार के राजा वो किया था, राजा बना था वो। तो हु क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द फर्स्ट रूलर टू बी किल्ड बाय हिज सन फॉर किंगडम। तो ये पहला ही राजा था मतलब इसके अंदर अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिसने अपने फादर को मार के राज्य प्राप्त किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, बिंबिसार। वो पहला रूलर है जिसके सन ने उसको मारा था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर हु किल्ड हिज फादर टू बिकम द किंग। ठीक है, तो वो होगा अजात शत्रु। इसके लड़के का नाम था बिंबिसार, के सन का नाम था अजात शत्रु। इस चीज़ का भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो अब अपना अगला रूलर इससे क्या कौन सा बनता है, अजात शत्रु। अजात शत्रु का नाम कुनिका भी था, तो कुनिका भी अजात शत्रु का नाम था, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अपना अगला रूलर बनता है अजात शत्रु। ऐसा माना जाता है कि वो पहले जैनिज़्म का फॉलोअर था अजात शत्रु, बट बाद में उसने बुद्धिज़्म फॉलो की थी। तो बोलना हमें क्या है, अगर क्वेश्चन आता है विच रिलीजन अजात शत्रु फॉलोड, तो अपना आंसर होगा बुद्धिज़्म ही। ठीक है, तो इसका आंसर, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पहले बस ये फैक्ट है, बट आंसर होगा इसका बुद्धिज़्म। अजात शत्रु वॉज फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म। अब इसका हमें मेन इसका पता भी इस चीज़ से चलता है, हमने जब बुद्धिज़्म पढ़ा था तो हमने वहाँ भी देखा था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने ही करवाई थी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने करवाई थी, हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा था राजगृह के अंदर, और महाकश्यप उसका हेड था, 483 BC के अंदर हुई थी। तो यहाँ से हमारा बुद्धिज़्म का भी एक चीज़ कवर होती है। अब अगला क्या है, ये है ना, बहुत एग्रेसिव था अजात शत्रु एज़ कम्पेयर टू बिंबिसार। बिंबिसार ने सिर्फ अंग को कैप्चर किया था, बट ये बहुत एग्रेसिव रूलर था। ठीक है, जो हमारा अजात शत्रु था वो बहुत एग्रेसिव रूलर था। तो इसने क्या किया, काशी के ऊपर है ना कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था। अब काशी किसके कंट्रोल में था, प्रसन्नजीत। अब प्रसन्नजीत कौन सा था, उसका मैटरनल अंकल, मतलब नाना था उसका। तो उसने क्या किया, काशी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ले लिया इसको हरा के। इसने अटैक किया था अपने मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी अपना आ सकता है। तो हु गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ काशी बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, अजात शत्रु। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, हु मर्ज्ड काशी इनटू मगध। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मर्ज्ड वैशाली एंड काशी इनटू मगध। ये देखना बाद में वैशाली को भी किया था इसने, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका आंसर भी अपना होगा अजात शत्रु। अब उसने किसको हराया था, वज्जी। ठीक है, वज्जी वैशाली विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स सुनिदा एंड वात्सकर। अब एक बार उस मैप के अंदर देखते हैं अपना वज्जी कहाँ पड़ता है। ये देखना है यहाँ पे वज्जी, ये वाला एरिया पड़ता है वज्जी यहाँ पे। तो इसने वज्जी को भी हराया था। अब वज्जी की जो हराने में इसको टाइम लगा था, 16 साल का टाइम लगा था। बहुत इजीली नहीं आ रहा था। इसने क्या किया था असल में,
वज्जी के लोगों के अंदर को भड़काना शुरू कर दिया था, अंदरूनी विद्रोह करवाए थे। अपने इसके जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे सुनीदा और वत्सकर, इनमें इम्पोर्टेंट वैसे नाम आता है वत्सकर का। तो इनकी मदद से इसने क्या किया था, वज्जी को भी कैप्चर किया था इसने, जिसकी कैपिटल थी हमारी वैशाली। डायरेक्टली नहीं, 16 साल लगे थे इसको, बट क्वेश्चन हमें इससे इम्पोर्टेंट नहीं है 16 साल लगे कितने साल लगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है, हुआ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स ऑफ अजातशत्रु सुनीदा एंड वत्सकर, एक अपना ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक अपना क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु मर्ज्ड वैशाली इनटू मगध, तो अजातशत्रु। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो अब देखना धीरे धीरे एम्पायर बनता जा रहा है। बिंबिसार ने अंग को कैप्चर किया, उसके बाद इसने किसको कैप्चर किया, वैशाली और काशी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ले गया। तो मसे सब अब मगध बनते जा रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे एम्पायर बिल्ट होता जा रहा था। तो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अजातशत्रु को किसने मारा। ठीक है, अजातशत्रु को उसी के सन उदयन ने मारा। तो ये दूसरी किलिंग हो गई शासन के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हु वॉज द सेकंड रूलर हु किल्ड हिज फादर फॉर किंगडम, तो वो हो सकता है, वो उसका आंसर आएगा उदयन। या हु वॉज द सेकंड रूलर हु किल्ड हिज फादर फॉर किंगडम, तो उदयन। और हु वॉज द सेकंड रूलर हु वॉज किल्ड बाय हिज सन, तो वो आएगा अपना अजातशत्रु। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो अब एक राजगिरी के अंदर एक किला बना था, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ राजगिरी। राजगिरी के अंदर अजातशत्रु ने किला भी बनवाया था। तो इससे हमारे अजातशत्रु के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अजातशत्रु मेनली हमारा इंपॉर्टेंट होता है जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो इसके टाइम पे हुई थी राजगिरी के अंदर, मेन तो इसके लिए ये जाना जाता है। पर एक बस एक्स्ट्रा फैक्ट अपना है, और हम एक दो चीज़ इससे ये याद रख सकते हैं कि इसी ने वैशाली और काशी को मर्ज किया था मगध के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के हाई चांस हैं बहुत। अपना रूलर अगला बनता है उदयन। तो उदयन के बारे में सिर्फ दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज़्म, क्योंकि ऊपरले दोनों बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे, तो वो किसका फॉलोवर था, जैनिज़्म का उदयन। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी। ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो क्वेश्चन आएगा हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, उसका आएगा उदयन आंसर। वैसे पाटली नाम से एक गांव की शुरुआत करी थी, उसी के ऊपर पाटलिपुत्र बना था, वो किसने करी थी, अजातशत्रु ने। और वहाँ पे एक किला भी बनवाया था, अजातशत्रु ने शुरुआत करी थी उसकी। पर पाटलिपुत्र ऐसे सिटी के जो फाउंडर है वो हमें आता है उदयन। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना ज़्यादा कुछ भी, उस फैक्ट को आपको याद नहीं रखना, बस इतनी सी बात याद रखना है कि पाटलिपुत्र सिटी की फाउंडेशन उदयन ने की थी और उसने उसको अपनी कैपिटल बनाया था। और उदयन जैनिज्म का फॉलोवर था। ये दो चीज़ों का उदयन से हमें ध्यान रखना है। तो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्या पॉइंट बनता है कि सन कौन था उदयन का। उदयन का सन था नागादशक। ठीक है, जो लास्ट रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का। ये बहुत वीक रूलर था नागादशक। तो इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था शिशुनाग नाम से। ठीक है, अभी यहाँ ऊपर वाले से क्या क्वेश्चन है, लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी नागदशक, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो इसका मिनिस्टर ऑफ नागदशक हुआ करता था एक शिशुनाग, उसने करी थी नाग डायनेस्टी या फिर शिशुनाग डायनेस्टी की फाउंडेशन। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग ही होगा, या सिर्फ नागा नाम से दे कन्फ्यूज़ करनी है तो शिशुनाग ही होगा। तो फाउंडर हो गया हमारा शिशुनाग डायनेस्टी का। एक ऐसी फैक्ट है कि शिशुनाग ने अपनी कैपिटल चेंज करके वैशाली कर दी थी, फिर बाद में दोबारा पाटलिपुत्र में चेंज कर दी थी। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर शिशुनाग डायनेस्टी की कैपिटल पूछी भी जाएगी तो हमें आंसर पाटलिपुत्र ही लगाना है। ये बस एक्स्ट्रा फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना। अवंती के अंदर प्रद्योत डायनेस्टी चल रही थी, मतलब प्रद्योत के जो आगे वाले सक्सेसर्स थे वो लोग रूल कर रहे थे अवंती के अंदर। अब इसके बारे में हमने अवंती के बारे में कहाँ पढ़ा था, अजीव उसके बारे में। जो जीवक था कोर्ट फिजिशियन, उसने प्रद्योत की हेल्प करने के लिए, जब उसको जॉन्डिस हुआ था तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। तो अवंती के अंदर प्रद्योत डायनेस्टी चल रही थी। तो शिशुनाग ने क्या किया था, ही डिफीटेड प्रद्योत डायनेस्टी और उसको मर्ज कर लिया था मगध के अंदर। ये किया था शिशुनाग ने। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हु डिफीटेड द रूलर ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती एंड मर्ज्ड इनटू मगध। तो या फिर इतना क्वेश्चन आ सकता है, हु मर्ज्ड अवंती इनटू मगध, इतना सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमें क्या लगाना है, शिशुनाग। ठीक, तो अब इसका अपना अगला इंपॉर्टेंट रूलर था काला शोका, शिशुनाग डायनेस्टी का। काला शोका
वैसे कोई मेन इंपॉर्टेंट रूल नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी इसी के टाइम पे हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? वैशाली के अंदर हुई थी हमारी ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसका हेड कौन था? साबा कमी। ये हम बुद्धिज्म वाला टॉपिक हमने पढ़ा था इससे पहले, उसके अंदर बताया है। यहाँ पे हम सिर्फ ये रिवीजन हो जाएगी और एक सीक्वेंस के अंदर चीज़ें चलती नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया है। और जितनी बार हमारे सामने आ जाए और जितनी बार रिवाइज हो जाए उतना ही बेटर है। और एक और ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि काला शोका का दूसरा नाम क्या था? काका वर्ण। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट लूसेंट में मेंशन्ड था तो इसलिए यहाँ पे बता दिया। तो काला शोका से मेन फैक्ट यही है। और शिशुनाग डायनेस्टी से मेन यही है कि शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ था, शिशुनाग ने अवंती को मगध के अंदर मर्ज किया था। और इसका काला शोका नाम का एक रूलर था जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, और कुछ शिशुनाग डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका लास्ट रूलर था नंदीवर्धन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसका लास्ट रूलर था नंदीवर्धन। इस चीज़ को भी हम ध्यान रख सकते हैं। जितने फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि पेपर में अब कुछ भी आ सकता है। क्योंकि सेट्स हर पेपर में इतने सारे सेट बनते हैं कि क्वेश्चंस की वैरायटी लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए जितनी चीज़ों का आप ध्यान रख सको उतना बढ़िया है। तो लास्ट रूलर कौन था? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन के बाद शुरू होती है हमारी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब नंद डायनेस्टी देखेंगे। नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद इसका फाउंडर था। तो अब देखो, इन पाली टेक्स्ट या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर इसको बोला गया, उग्रसेन का टाइटल दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर कि हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उग्रसेन? तो महापद्म नंद। ठीक है, ये टाइटल जो उग्रसेन का, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उग्रसेन उसको महापद्म नंद को टाइटल क्यों दिया गया था? बिकॉज ही वॉज ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। ये क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब बुद्धिस्ट एक फैक्ट हमने बुद्धिस्ट के अंदर कवर नहीं किया था, जो बुद्धिज़्म के जितने भी टेक्स्ट थे ना वो सारे बेसिकली पाली लैंग्वेज के अंदर थे। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, ध्यान रखना। तो बुद्धिस्ट जितने भी टेक्स्ट थे हमारे, या बुद्धिस्ट लिटरेचर बेसिकली, वो किसी भाषा में थी, वो पाली में थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर्स किस लैंग्वेज में थे? पाली लैंग्वेज के अंदर थे। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट कवर होता है, क्योंकि हमने शायद बुद्धिज्म में कवर नहीं किया था। तो हम महापद्म नंद के बारे में देख लिया। एक टाइटल तो इसको उग्रसेन का मिला हुआ था। अब एक पुराण थे ना, पुराण के अंदर इसको दो टाइटल दिए गए थे। एक तो था एकरत। ये इंपॉर्टेंट है, एकरत इसको क्यों बोला गया था? क्योंकि ही वॉज अ सोल मोनार्क। सोल मोनार्क का मतलब उसके आसपास जितनी भी छोटी मोटी डायनेस्टीज थी ना, उसने ऑलमोस्ट उन सब को हरा दिया था। तो पुराण के अंदर इसका नाम है एकरत नाम से। और एक इसको टाइटल मिला था सर्वशत्रांतक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास। क्षत्रियास को ख़त्म करने वाला एक तरह से बोल सकते हैं। तो सर्व क्षत्रिय आंतक मतलब उनका अंत करने वाला, उनको ख़त्म करने वाला। तो अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास, दो टाइटल इसको पुराण में दिए हुए हैं। तो महापद्म नंद को कौन कौन सा टाइटल मिला हुआ है? बुद्धिस्ट या फिर पाली टेक्स्ट के अंदर उसको मिला हुआ है उग्रसेन, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। पुराण के अंदर उसको दो टाइटल मिले हुए हैं, एकरथ और एक सर्वशत आंतक। ये दो टाइटल उसको मिले हुए हैं। एक रथ का मतलब होता है सोल मोनार्क, सर्वशत्रांतक का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास। तो हमारे भी मतलब महापद्म नंद के ये क्वेश्चन बनते हैं महापद्म नंद से। अब इनका लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। इसको कई जगह घनानंद भी बोलते हैं, बट धनानंद इसका नाम था मेन। तो अपना लास्ट रूलर था धनानंद। अब क्वेश्चन है ना, यहाँ से धनानंद से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, विच इंडियन रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर? तो अलेक्जेंडर का समकालीन कौन था? धनानंद। कंटेम्प्रेरी से एक और क्वेश्चन याद आता है स्टार्टिंग के अंदर, ये क्वेश्चन हमारा शायद मिस हो गया था यहाँ पे ऊपर। ये अपना बिंबिसार के टाइम पे, यहाँ महात्मा बुद्ध है ना जो, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा बुद्ध? तो इसका आंसर आएगा अपना बिंबिसार। महात्मा बुद्ध का कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार। ये यहाँ पे, अब इससे आप समझ जाओगे जीवक था, जीवक को महात्मा बुद्ध की हेल्प करने के लिए ऐसा माना जाता है भेजा गया। तो ऑब्वियसली अगर आप टाइम लाइन भी देखोगे ना, महात्मा बुद्ध वाला बुद्धिज्म वाली वीडियो के अंदर महात्मा बुद्ध का और बिंबिसार का टाइम लाइन सेम था। तो ये एक चीज़ वहाँ मिस हो गई थी, कंटेम्प्रेरी से याद आई तो वहाँ पे बता देते हैं आपको।
तो लास्ट रूलर थे धनानंद। और अलेक्जेंडर के जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था तो उस टाइम पे इंडिया में मगध के एरिया पे धनानंद का रूल था। और ऐसा मानना भी जाता है कि जो हमारा अलेक्जेंडर था ना, वो ब्यास नदी से वापस चला गया था, ब्यास नदी से उसको क्रॉस नहीं किया था उसने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसको धनानंद की पावर का पता था। धनानंद की पावर बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य था उसके पास, धनानंद के पास उस टाइम पे। और उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, 2 लाख के करीब सिपाही थे, 20,000 घुड़सवार थे, 30,000 हाथी थे। तो उससे थोड़ा और वो ऑलरेडी 2 फाइट लड़ चुका था इंडिया के अंदर उस टाइम पे अलेक्जेंडर। तो इसकी पावर को देखते हुए अलेक्जेंडर ब्यास नदी से वापस गया था। बट क्वेश्चन अपना इतना ही बनता है कि धनानंद कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर था मगध के अंदर। तो अब अलेक्जेंडर की बात हुई तो एक थोड़ा सा फॉरेन इन्वेजन देख लेते हैं कौन से हुए थे, उसके बाद हम अपना टॉपिक ये वाला ख़त्म करेंगे एक बार। तो फॉरेन इन्वेजन देखते हैं एक बार। तो फॉरेन इन्वेजन से क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा डेरियस, या फिर ऑप्शन में हो सकता है पर्शियन, या फिर हो सकता है ईरानियन। इनमें से कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कब आए थे? 518 BC के अंदर। तो अपना क्वेश्चन सिर्फ फॉरेन इन्वेजन की स्टार्टिंग के पीरियड से, पर्शियन वाले पीरियड से सिर्फ ये बनता है फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर वाला। तो डेरियस 1 था। अब एक फैक्ट है ऐसी एक्स्ट्रा कि देखो, पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में कभी से नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला जो इंडिया का एरिया था ना, नॉर्थ वेस्ट पंजाब वाली साइड वाला एरिया, वहाँ पे इस अपनी पॉलिटिकल डिसयूनिटी की वजह से क्या हुआ था, इस डेरियस ने पंजाब और वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध ये सब कैप्चर कर लिया था। तो अब इससे हुआ क्या वहाँ पे कि अब ये वाला जो पूरा एरिया था बहुत फर्टाइल लैंड थी। और उससे जो ऊपर वाला एरिया देखोगे आप, उससे और अगर वेस्ट में जाओगे इंडिया के, यानी पंजाब से वेस्ट में, तो वो एरिया इतना फर्टाइल नहीं था। तो अब जब इसने डेरियस ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया, अराउंड 200 साल तक रूल किया था इसने यहाँ पे। तो उस टाइम पे है ना, ग्रीक्स जो थे ना, उनकी नज़र पड़ गई थी इंडिया के ऊपर, क्योंकि इतना फर्टाइल एरिया था डेरियस की, या फिर पर्शियंस की मैक्सिमम रेवेन्यू वहीं से आ रही थी। तो ग्रीक्स की नज़र पड़ी थी उनके इसके ऊपर। तो अब ग्रीक के अंदर एक किंगडम थी, मैसेडोनियन किंगडम। तो मैसेडोनिया का जो रूलर था वो था, उनका एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि फिलिप का बेटा था, अलेक्जेंडर सन ऑफ फिलिप। इसने फिर ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था। मतलब ईरान का जो एम्पायर था या पर्शियन जो एम्पायर था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और इससे ही फिर हमारा ग्रीक का इन्वेजन शुरू होता है। फिर ग्रीक ने इंडिया के ऊपर इन्वेजन शुरू किया था। तो ग्रीक का पहले इंडिया तक पहुंचने वाला कौन सा बंदा था? कौन था वो रूलर? अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सिकंदर भी बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड किया था। और अलेक्जेंडर जो था वो बहुत महान रूलर था। मतलब एक तरह से उसने ऑलमोस्ट अपनी इंडिया से अगर हम वेस्ट जाएंगे तो ऑलमोस्ट पूरा एरिया उसने जीत रखा था। तो वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही क्रूअल तो नहीं बोल सकते, बट बहुत अच्छा एक राजा था युद्ध शैली के अंदर। तो अब इंडिया के अंदर जब उसने अटैक किया तो तक्षशिला और अभिसारा नाम की जो किंगडम्स थी वहाँ पे, उन्होंने तो डायरेक्टली उनके रूलर्स ने सबमिट कर दिया था। बट एक अपना पोरस था, वो पुरु बोलते हैं, उसने है ना, उसने सबमिट मतलब उसने हार मानने से मना किया था। तो उस टाइम पे हुई थी हमारी एक लड़ाई। तो वो लड़ाई थी बैटल ऑफ हैदस पास, ठीक है। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच में हुई थी? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच के अंदर हुई थी 326 BC के अंदर। इसको बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है। हिंदी का मॉडर्न हिंदी का नाम है झेलम, ठीक है, झेलम, बैटल ऑफ झेलम। मॉडर्न हिंदी के अंदर हैदस पास जो है ये ग्रीक नाम है झेलम नदी का, और झेलम मॉडर्न हिंदी का नाम है हमारा। तो इसको बैटल ऑफ झेलम भी बुक पेपर में आ सकता है। वैसे नाम यही आता है हैडस पास से। 326 BC में हुई थी पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर जीता था। बट पोरस की बहादुरी देखते हुए उसने उसको छोड़ दिया था। और उसके झेलम को क्रॉस करने के बाद उसने क्या हुआ था, जब ये झेलम पे लड़ाई हुई थी फिर उसने झेलम को क्रॉस कर लिया था। तो उसके बाद एक लड़ाई हुई थी सकाल्स के साथ उसकी, तो वो लड़ाई भी वो बहुत ईजीली जीत गया था। तो सकाल से लड़ाई होने के बाद है ना, वो ब्यास नदी तक पहुंच गया था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर तो विश्व जीतने के लिए निकला था, बट ब्यास नदी से वो वापस चला गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर रिटर्न फ्रॉम बैंक ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन हमारा अगर आएगा तो हमें मारना आंसर लगाना है ब्यास नदी। तो यहाँ से वापस जाने का रीज़न मैंने ऊपर बताया था। धनानंद इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था वहाँ पे कि वो अलेक्जेंडर समझ गया था कि वो उसको नहीं हरा सकता। और ऑलरेडी वो 2 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, एक तो हैडस पास की लड़ाई और एक शाकाल्स के साथ। तो वो उसकी आर्मी पहले ही बहुत वीक हो चुकी थी,
इसीलिए वो वापस चला गया था। तो जब वो 26 में लड़ाई करने के बाद वापस निकल गया, तो वापस जाते टाइम रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। तो अलेक्जेंडर कहाँ पे मरा था? बेबीलोन नामक जगह पे मरा था, बेबीलोन नामक जगह पे 323 BC के अंदर। 3 साल के बाद ही वो मर गया था, एट द एज ऑफ 33। तो ये अपनी अलेक्जेंडर की मोटी मोटी कहानी। अब इंडो ग्रीक के आने से है ना, अब देखना ग्रीक आए थे ये, ठीक है। तो ग्रीक आने से क्या हुआ था, एक नई आर्ट फॉर्म आ गई थी, गांधार आर्ट, ठीक है। अभी इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है कि गांधार आर्ट किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो इंडो ग्रीक आर्ट है ना, उसको बोलते हैं गांधार आर्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है कई जगहों पे। तो गांधार आर्ट इज़ इंडो ग्रीक आर्ट। तो ये अपना हो गया फॉरेन इन्वेजन के बारे में। तो फॉरेन इन्वेजन के अंदर क्या क्या बनता है अपना, कि कौन सा पहला फॉरेन इन्वेडर था, वो था डेरियस, ईरान, या फिर हम बोल सकते हैं पर्शियन, ठीक है। यहाँ से आया था वो 518 BC में। तो अब उसको उसकी वजह से हम ग्रीक्स की नज़र में इंडिया की जो फर्टाइल लैंड थी या जो भी था वो सब इंडिया को, मतलब ग्रीक की नज़र में वो आ गया। तो फिर ग्रीक्स आए। ग्रीस के अंदर अलेक्जेंडर जो कि सन ऑफ फिलिप था। फिलिप कौन था? मैसेडोनिया का राजा था। मैसेडोनिया का राजा था फिलिप, रूलर ऑफ मैसेडोनिया। तो उसने क्या किया, इरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया और अलेक्जेंडर ने डिस्ट्रॉय किया था वो। तो अलेक्जेंडर विश्व जीतने के लिए निकला हुआ था। तो उसने तक्षशिला, इंडिया के अंदर जो तक्षशिला और अभिसारा के रूलर थे उनको सबमिट कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पुरु के साथ, जो पोरस था उसके साथ। पोरस के साथ उसने लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ हाइडेस्पास, जिसको बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है, 326 BC के अंदर। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अलेक्जेंडर किस नदी से वापस चला गया? ब्यास नदी से वापस चला गया था। ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये है कि वे डिड अलेक्जेंडर जाए बेबीलोन के अंदर वो मर गया था 33 के एट द एज ऑफ 323 BC के अंदर। तो इससे हमारा फॉरेन इन्वेजन भी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो जब अलेक्जेंडर गया था ना, तो अलेक्जेंडर के अपने जो जो कुछ भी जीता था ना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके जाता है और वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करके जाता है शासन के लिए। तो उनमें से एक था सेल्यूकस निकेटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हम अब अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे मौर्यंस के बारे में भी। अगर ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।